अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो ऑन गोइंग T20 सीरीज़ है उसको डिस्कस करेंगे कि इस सीरीज़ से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया और क्या खोया, और क्या पाकिस्तान ने पॉजिटिव इस सीरीज़ से लिया है जिनको फ्यूचर में वी कैन वर्क ऑन, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में गोइंग फॉरवर्ड चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट T20 आई थिंक वो 7 ओवर का गेम हुआ, उस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं सकती, बिकॉज 7-8 ओवर के गेम में वी ऑलवेज थॉट कि ऑस्ट्रेलिया वाज गोइंग टू बी फेवरेट, जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है। और हमारी बैटिंग लाइनअप में मोस्टली कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं जो शायद 20 ओवर की क्रिकेट में दे कैन बी हैंडी, मगर 7 ओवर्स की क्रिकेट में आई डाउट के पाकिस्तान वॉज फेवरेट। तो फर्स्ट गेम को हम निकाल देते हैं। सेकेंड गेम में अगर हम आते हैं तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने एक तो बहुत अच्छा फैसला किया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग की, और जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया फर्स्ट ओवर्स में ही शहीनशाह के 21 रन्स, और इवन फर्स्ट बॉल पे नसीम शाह को छक्का मारा तो उनके 1.1 ओवर में 27 रन्स थे। तो जहां से पता चल रहा था कि वो प्लानिंग करके आए हैं, क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हमेशा T20 क्रिकेट में अगर आप और निकाल के देखें तो जो पावर प्ले के ओवर्स होते हैं उसमें काफ़ी रन्स होते हैं और बाद में थोड़ी बैटिंग मुश्किल होती जाती है। तो आई थिंक उस सेंस में देखें तो हारिस रऊफ ने आए, उन्होंने पाकिस्तान को 2 विकेटें लेके दी। हारिस रऊफ की तारीफ करना ज़रूर बनती है, बिकॉज जिस तरह की उन्होंने इस पूरे टूर पे बॉलिंग की है, आई मीन मैंने अपनी लाइफ में उनको इससे बेहतर बॉलिंग करते नहीं देखा। वो हमेशा से तेज़ बॉलिंग करते हैं, 145 150 को टच करते हैं, हमेशा विकेटें लेते हैं, मगर इस टूर पे जितना वो कंसिस्टेंट नजर आए, जिस तरह से उन्होंने हार्ड लेंथ को हिट किया है, जिस तरह से उन्होंने पैशन दिखाया, ही लुक वेरी पैशनेट एंड बड़ी भूख उनके अंदर नजर आई है। इस मजा आया उनकी बॉलिंग देखने का, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे, क्राउड था, हम लोग थे, आवाम थी जो भी मैच देख रहे थे, बहुत इंजॉय किया उनकी बॉलिंग। इवन उनकी हर बॉल पे ऐसा लगता था अभी वो विकेट लेंगे, और बहुत इंजॉय किया उनकी बॉलिंग। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाके हारिस रऊफ को इतनी एक्यूरेसी से बॉलिंग करना। हमेशा से वो एक तेज बॉलर थे, हमेशा से विकेट टेकिंग बॉलर थे, लेकिन कभी मैंने उनको इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करते नहीं देखा। उसके बाद आई थिंक सुफियान मुकीम, ये पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि रिस्क स्पिनर को प्लेइंग 11 में डाला। और हाँ, मेरा हमेशा मानना है कि रिस्क स्पिनर के बगैर आपकी वाइट बॉल की जो बॉलिंग अटैक है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आप रिस्क स्पिनर आपके लिए वो काम कर सकता है जो अफगानिस्तान के लिए राशिद खान और नूर अहमद करते हैं, इंडिया के लिए चाहल कुलदीप यादव करते हैं, इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद करते हैं। और इनमें एक वो फड़क नज़र आई है सुफियान मुकीम में, स्पेशली जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ वो इनकी पेस थी। फर्स्ट ओवर में थोड़ा सा नर्वस नज़र आए हैं ज़रूर, मगर उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया। और बड़ा प्रेशर होता है एक यंगस्टर के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करना, और सिडनी में हाउसफुल, और बड़ा प्रेशर सिचुएशन होती है, बिकॉज मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूँ। मेरा भी जब डेब्यू हुआ तो ऑलमोस्ट हाउसफुल था, बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन ही इज़ द वन जो एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। उसके बाद आई थिंक अब्बास अफरीदी, आई मीन ही इज बीन एक्सेप्शनल इन द सीरीज। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों की है, उनमें एक झलक नजर आई है जो एक पाकिस्तान बड़े अच्छे से वाइट बॉल क्रिकेट में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढ रहा है। अब मेरा मानना है आई थिंक ऑलराउंडर जो भी आप फास्ट बॉलिंग डालते हो, उसका एक जो उसकी एक चीज बॉलिंग या बैटिंग में से एक कंप्लीट होनी चाहिए। लाइक अगर वो बैट्समैन ऑलराउंडर है तो वो कंप्लीट बैटर होना चाहिए और साथ बॉलिंग करता हो अच्छी, या अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो कंप्लीट बॉलर होना चाहिए। यानी कि अगर वो बैटिंग नहीं भी करता तो वो एक जेन्युइन बॉलर के तौर पर अपनी टीम में खेल सकता हो। तो अब्बास अफरीदी में वो चीज़ नज़र आई है। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस पूरे अभी तक सीरीज में, और बैटिंग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई। आई थिंक 147 पे रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान ने। उसके बाद हमारी बैटिंग ने एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से हम वनडे सीरीज में खेले थे, ये वॉक इन द पार्क होगी, मगर एज पाकिस्तानी टीम हमेशा से एक अनप्रडिक्टेबल और इनकंसिस्टेंट टीम है। और उस तरह ही बड़ा दिल टूटा। आई मीन एक 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 उम्मीद थी कि बड़े अरसे बाद हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीते तो ये T20 सीरीज में हम जीत सकते हैं, मगर क्या कहूँ, आई मीन बहुत पैथेटिक अप्रोच, एक डरपोक अप्रोच से हमारी बैटिंग खेलती नजर आई। उसमें आई थिंक अगर काफ़ी उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप हमारा
बैटिंग लाइनअप आप देखते हैं, आपके ओपन रिजवान और बाबर आते हैं, 3 पे साहबजादा फरहान है, 4 पे उस्मान खान है, फिर आपके 5 पे आगा आते हैं, फिर इरफान आते हैं, अभी आपके बाहर हसीबुल्ला बैठे हुए हैं, और वो बैठे हुए हैं उमर बिन यूसुफ। अगर आप इन 6 बैट्समैनों को देखें, जिसमें बाबर, रिजवान, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा और उमर बिन यूसुफ, दे ऑल आर एक्सीलेंट T20 प्लेयर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे T20 प्लेयर नहीं। अगर आप इन 5-6 को देखें तो ये PSL में सारे डिफरेंट टीम्स के लिए खेलते हैं, एक टीम में ये 2 प्लेयर नहीं खेलते हैं। तो मेरा कहने का जो मकसद है कि दे आर वेरी गुड T20 प्लेयर्स व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग इन द सेम टीम। आप जब 6 के 6 को एक ही टीम में डालेंगे, दे आर वन डायमेंशनल प्लेयर, दे आर एक्चुअली एक टेक्निकल प्लेयर्स है जो टेक्निकल शॉट्स खेलते हैं, 3 फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, लेकिन उतने एक्सप्लोसिव नहीं है। अगर आप 6 बैट्समैन एक तरह के खिलाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको रिजल्ट इस तरह के मिलेंगे। लेकिन आई थिंक उस्मान खान और इरफान नियाजी एक 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 लाइट नज़र आई है कि एक उस्मान खान के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि वो ही डजंट लुक प्रिटी, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं टेक्निकली वो बड़े अनऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन उन्होंने शो किया है कि वो दिल के बड़े हैं, ही इज़ ब्रेव, उनके अपने एरियाज हैं रन करने के उन्होंने। और अभी तक आई थिंक वो जब से उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो UAE से नहीं पाकिस्तान से खेलेंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान में जहाँ पे भी क्रिकेट खेले हैं वो स्टैंड आउट किए हैं और उस टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर लगे हैं। चाहे वो PSL हो, चाहे वो चैंपियंस कप हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल वनडे कप हो, हर जगह उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म किया है। मेरा तो मानना है कि उनको वनडे स्क्वाड में भी होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का वो खेल रहे हैं मेरे ख्याल वो टाइम भी दूर नहीं है जब वो वनडे स्क्वाड में भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इरफान नियाजी, आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव हमें नजर आया कि पाकिस्तान ने बड़े अरसे से इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली, इन लोगों पे काफ़ी भरोसा किया और इन लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरा तो अभी भी मानना है कि उस पर्टिकुलर नंबर पे खेलने वाले अभी भी वो पाकिस्तान के 4 बेस्ट प्लेयर्स हैं। लेकिन जब आपको इतना लंबा रन नेशनल टीम में मिलता है और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, टीम को क्रूशल स्टेजेस पे मैचेस नहीं जितवा रहे होते, तो ऑब्वियसली आप ड्रॉप होते हैं, फिर नए लोगों को चांस मिलता है। तो एक एक चीज़ जो मुझे इरफान नियाजी में उन लोगों से डिफरेंट नज़र आई है वो ये है कि इरफान नियाजी गेम को चलाना भी जानते हैं और उसके बाद वो लंबे छक्के भी मार सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में 6 नंबर शायद उनके लिए थोड़ा सा T20 में नीचे है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर खेले 5 पे, तो आई थिंक ही कैन बी अ बेटर एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। और एक बड़ी डिबेट चलती रहती है, 4 साल से सुन रहे हैं हम लोग। कोई कहता है जी बाबर रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए, कोई कहता है नहीं करनी चाहिए, इनकी ओपनिंग जोड़ी तोड़ दो। देखिए एक चीज़ तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बाबर ही इज़ बाय फार द बेस्ट बैटर दैट वी हैव। एंड मे बी मेरी होश में तो एक इंजमामुल हक थे, या उसके बाद मैंने बाबर आजम को देखा है जो इतने एक्सेप्शनल प्लेयर है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ, इवन फ्यू क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी होते हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी होते हैं, बड़ा अजीब तरीके से समटाइम बोल जाते हैं। बाबर आजम की जो रिस्पेक्ट है वो दिल में है, लेकिन हमें बात करनी है पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए। देखिए अगर आपने बाबर और रिजवान दोनों को खिलाना है और दोनों से ओपनिंग करवानी है, तो फिर आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आपने जो बाकी 4 बैट्समैन खिलाने हैं वो आपने किस तरह के खिलाने हैं। अगर आपने बाबर और रिजवान के साथ जाना है तो फिर आपको नीचे मिडल ऑर्डर से 1 डाउन से लेकर मिडल ऑर्डर तक एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप चाहिए, जो ऑब्वियसली जब बाबर आजम खुद भी कप्तान थे तो बाबर रिजवान ओपन करते थे। उस वक्त खुशदिल शाह भी टीम में थे, इफ्तिखार अहमद भी टीम में थे, आसिफ अली भी टीम में थे, हैदर अली भी टीम में थे। तो वो इस तरह की बैटिंग ऑर्डर खिलाई जाती थी। दरम्यान में मैं भी टीम में आया था, तो इस तरह की बैटिंग लाइनअप खिलाई जाती थी जो इन लोगों को कॉम्प्लीमेंट कर सके। लाइक अगर इनको एक रोल दिया गया है कि आपने एंकर करना है इनिंग्स को, तो बाकी बैट्समैन एक्सप्लोसिवली खेले, वो आउट होने से ना डरे। लेकिन आपने अभी जो T20 की टीम सेलेक्ट की हुई है, इसमें तो सारे बैट्समैन इस तरह के हैं। या तो आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपना खेलने का तरीका चेंज करना है। आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात होती रहती है कि जी ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करें। मेरा तो हमेशा से ये मानना होता है कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिसाइड करने वाला ना तो कोच होता है, ना तो क्रिकेट बोर्ड होता है, वो कैप्टन होता है। और अगर कैप्टन किसी भी ब्रांड की क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी टीम से कि यार हमने ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, तो ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर रिजवान हमारे कैप्टन है तो आप फिर आप
ये समझ लें कि हमने यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है। लेकिन इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में आपने नीचे किस तरह के बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं या नीचे किस तरह के बैट्समैनों को डोमेस्टिक में देखना है कि टीम में पिक करने के लिए, वो आपने खुद सोचना है। लेकिन अगर बाबर और रिजवान ने खेलना है और ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही हमने खेलनी है, तो फिर जो नीचे ये 4-5 बैट्समैन है, इसके साथ आप आई वंडर आप हल्की टीमों से भी हारने लग जाएंगे। अगर आप इसकी मिसाल देता हूं, अगर आप विराट कोहली के अंडर इंडिया की टीम को देखते हैं जब T20 खेलती थी, उनका खेलने का तरीका डिफरेंट था। बिकॉज विराट कोहली एक कन्वेंशनल क्रिकेटर है, जैसे बाबर आजम है, तो उनकी टीम में जो बाकी प्लेयर भी होते थे उनका भी, चाहे वो KL राहुल होते थे, और भी जितने भी बैट्समैन होते थे, उनका पूरी टीम का खेलने का तरीका एक डिफरेंट था। जब रोहित शर्मा कैप्टन बने तो इंडिया की खेलने का तरीका एकदम चेंज हो गया। बिकॉज रोहित शर्मा ने ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने अगर एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट को चेंज करने की कोशिश की कि हमने इस तरह क्रिकेट खेलनी है, हमने मार के खेलना है, हमने 200 प्लस के लिए खेलना है, तो फिर ही हैज टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फर्स्ट, कि वो खुद रिस्क लेंगे, भले वो आउट हो जाए, लेकिन उनको खुद एक एग्जांपल सेट करनी है कि इस तरह हमने खेलना है। ये नहीं हो सकता कि आप कैप्टन हैं और आप टीम को कहें कि हमने एग्रेसिव खेलना है, लेकिन आप एग्रेसिव ना खेलें। अगर आप जो रूट और बेन स्टोक्स का मुआवजा कर लें कि जो रूट के अंडर टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड की टीम कैसे खेलती थी, क्योंकि वो उस तरह के कन्वेंशनल प्लेयर हैं। बेन स्टोक्स के अंडर टीम कैसे खेलती है, ये बेन स्टोक्स भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। अगर वो टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं कि हमने दिन में 400 रन करने हैं, तो वो टेस्ट क्रिकेट में खुद भी 90-95 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और वो रिस्क लेते हैं। उस रिस्क में वो कई दफा आउट भी होते हैं, लेकिन जब वो खुद रिस्क लेते हैं तो वो फिर टीम से भी डिमांड कर सकते हैं। आप न्यूजीलैंड की टीम देख लें, ब्रेंडन मुकलम थे, जब वो कैप्टन थे तो टीम कैसे खेलती थी। मुझे याद है हम न्यूजीलैंड जाते थे, 50 ओवर का मैच होता था, पहली बॉल से अटैक, निकल के छक्के। जब केन विलियमसन, वो डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। तो आई थिंक ये हमने देखा है वर्ल्ड में कि कैप्टन जिस तरह का आता है, वो अपनी टीम की जो प्लेइंग स्ट्रैटेजी और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं, वो उसी तरीके का बनाते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक हमें देखनी पड़ेगी। और अभी आज पाकिस्तान का तीसरा T20 मैच है, और इसमें भी दो राय हो सकती है। या तो आप सोच लेंगे यार नहीं, हमने विनिंग नोट पे ख़त्म करना है, जो कि हमेशा होता रहा है, या आप सोच लेंगे नहीं यार, हम सीरीज तो हार गए हैं, जो बेंच पे लोग बैठे हैं, उमैर बिन यूसुफ, हसीबुल्ला, जादाद खान, हमने उनको मौका देना है। तो फिर हमने उनको उस जगह पे मौका देना है जहाँ पे वो कंफर्टेबल है। क्योंकि हमने इन द पास्ट भी देखा है कि जब भी पाकिस्तान 3 मैचों की सीरीज खेला, ये मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी कभी भी बेंच स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी दुनिया की। अब अभी देख ले, इंडिया की एक टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रही है, तो उनकी दूसरी टीम T20 खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया की एक टीम टेस्ट मैचों की तैयारी कर रही है, तो दूसरी टीम हमारे खिलाफ T20 के लिए। बेंच स्ट्रेंथ इसी तरह ही तैयार होती है, आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब जैसे कल मैच है, आई थिंक आपको अरफात मिन्हाज हो गए, जादाद खान हो गए, हसीबुल्ला हो गए, उमैर बिन यूसुफ हो गए, इन चारों को खिलाना चाहिए और इनको उस पोजीशन पे ही खिलाना चाहिए जिस पोजीशन पे ये परफॉर्म करके आए हैं। अगर बाबर, रिजवान, देखें, वो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है, उन्होंने टीम में आना ही आना है वापस, कोई भी उनकी जगह खेले, परफॉर्म भी करे, दे विल कम बैक, लेकिन ये डिसीजन अगर आप लोगों ने बेंच स्ट्रेंथ बनानी है, क्योंकि पास्ट में ऐसा होता रहा है, जो पिछले 8, 10, 12 साल में मैंने क्रिकेट देखी है, कि अगर आप पहले 2 मैच हार गए हैं, तो फिर ये डिस्कशन चलती है, हमने अपनी बेस्ट टीम खिलानी है, हमने विनिंग नोट पे ख़त्म करना है, हमने टूर को अच्छे नोट पे ख़त्म करना है, सीरीज को अच्छे नोट पे ख़त्म करना है। और अगर आप पहले 2 मैच जीत जाते हैं, तो फिर डिस्कशन होती है हमने वाइट वॉश करना है। तो अगर आप इस माइंडसेट से ही खेलते रहेंगे, तो आप बेंच स्ट्रेंथ कब तैयार करेंगे? ये तो हमारे हिस्ट्री आप उठा के देख लें, जिम्बाब्वे हो, जो भी टीम हो, हमारी हमेशा जो मेन स्ट्रेंथ टीम ही हमेशा उनके अगेंस्ट खेलती है। तो आप लोगों को बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम। अगर आप 4 यंगस्टर्स को उनके स्पॉट पे खिलाएंगे, अगर उनमें से एक भी परफॉर्म कर गया, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो यंगस्टर ऑस्ट्रेलिया में खेलता है और वो परफॉर्म कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल किसी और जगह पे चला जाता है, और वो जब अपनी होम सीरीज होम में आके खेलेगा, या वो किसी वीकर टीम के अगेंस्ट खेलेगा, अपनी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में खेलेगा, तो वो एक डिफरेंट बैट्समैन नजर आएगा। तो होपफुली पाकिस्तान कल जीते, हमारी दुआ उनके साथ है।
और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अच्छे नोट पे फिनिश करे और जो बेंच लड़के 4 बैठे हैं उनको भी पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी दे। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।